दोस्तों कहते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। आज एक बहन का ऐसा सच मेरे सामने आया है कि मुझे आप लोगों के सामने ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है। पति जब साथ रहता है, जीता है, प्यार, सपोर्ट, सम्मान सब कुछ होता है, और उस बीच अगर पत्नी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि उसका पति उसको कितना बड़ा धोखा दे रहा है, जब वो पति अचानक से अटैक आ जाता, पति एक्सपायर हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो पत्नी इस दुख में रोती है कि मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा सब कुछ लूट गया, और वो डिप्रेशन में चली जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन अचानक से मुझे तब चीज़ें पता चलती है जब उसमें उसका पैसे का हिसाब किताब, जॉब जो था सरकारी नौकरी वाला, उसका पता चलता है कि उसके जीवन में दूसरी महिला आकर इतने सालों से 30-32 सालों के जीवन में वो दूसरी औरत के साथ था, और दूसरी महिला के साथ वो एक ऐसे रिलेशन में था कि उसकी धर्म पत्नी को पता ही नहीं चला उसके पति का कहाँ रिश्ता है, कहाँ क्या है। जब अपनी जो पेंशन के लिए अप्लाई करती हो, जो सरकारी पैसा होता है उसके लिए अप्लाई करती हो, वहाँ पे उसे अचानक से पता चलता है कि उसकी जो नौकरी की सेवा पुस्तिका है उसमें तो उसकी पत्नी का नाम है ही नहीं, जबकि 2 बड़े बड़े बेटे हो चुके हैं, 32 साल की नौकरी हो चुकी है। 32 साल की नौकरी के बाद बंदा रिटायरमेंट लेता है, और उसके बाद 2018 की शायद ये बात है, उसने रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद आज इतने सालों बाद उसके पति की अचानक से डेथ हो गई। वो बहन को मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और ये वीडियो में मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, मैंने परमिशन नहीं लिया है, और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां हैं, सीधी सादी हैं, जिनको पता ही नहीं चलता उनके पीठ पीछे उनके पति कौन सा गुल खिला रहे हैं, और इसका खामियाजा उनको जीवन भर भुगतना पड़ता है। उन लोगों को अलर्ट करने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपके भी पति सरकारी सर्विस में है और आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, आपको कोई कमी नहीं खलती, तो अगर वो दुनिया से जाते उसके बाद कहीं आपके लिए ऐसी मुश्किलें ना आ जाए कि आप जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरो। तो उन बहन ने आज जो बात बताई, मेरी कम से कम 1.5-2 घंटे उनसे बात हुई फ़ोन में, उसके बाद मैं खुद पूरे दिन शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब 30 से 32 या 34 साल की उनकी नौकरी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े, एक जॉब कर रहा है और एक ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो भी मजबूरी में। चंद महीने हुए हैं उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो भी पुलिस में थे, अच्छी पोस्ट में थे, तो उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद वो बेचारी 1 महीने तक तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई, क्योंकि उनका श्रृंगार चला गया, उनका सुहाग चला गया, उनका जीवन साथी चला गया। लेकिन उसके बाद जो परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी ना, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो आज उन्होंने मुझे बताया कि उनके पति के, उनकी देवरानी, यानी देवरानी सोचे जेठ और बहू का रिश्ता क्या होता है, हमारे उत्तराखंड में जेठ और बहू माने जाते, भाई भाभी नहीं, जेठ, मतलब वो उनका आपस में रिलेशन था। मतलब उनका भाई भी है, छोटा भाई की पत्नी भी है, और जब वो अपनी कागजी कार्रवाई करने वहाँ गई 1 महीने बाद, पति की डेथ के बाद, वहाँ पता चलता है कि उनके पति ने उनकी सेवा पुस्तिका में पत्नी की जगह अपनी बहू का नाम डाला है, अपनी मतलब छोटे भाई की पत्नी का नाम डाला है, और साथ में उनके रिटायरमेंट का भी उस बेचारी सीधी सादी औरत को पता नहीं था कि उनको रिटायरमेंट में कितना पैसा मिला, क्योंकि जब भी वो सवाल पूछती थी तो उसको ये कहकर चुप करा दिया जाता था, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है। अब उसे लगा भाई पति दरोगा अच्छी पोस्ट में है, और जब सब कुछ वो कर ही रहे हैं तो मुझे वास्तव में क्या ज़रूरत है। सीधी सादी औरत देखती रही, और बड़े मुश्किल से उन्होंने दोनों बच्चों के नाम 2-2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा करे रिटायरमेंट के बाद। उस रिटायरमेंट में पत्नी को पता ही नहीं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और उस रिटायरमेंट के बाद पत्नी को यह पता ही नहीं कि उनके पति कितना खर्चा कर रहे हैं। जब सारा आंकड़ा आज उनके सामने आया, उसके बाद उनके होश खाप्ता हो गए। जिस पति के जाने के बाद वो दुख से उतर नहीं पा रही थी, दिन रात रो रही थी, वो इतनी मजबूत हो गई कि उस बंदे के लिए उनको नफरत से वो भर गई, क्योंकि उनके पति अपने भाई की पत्नी के रिलेशन में थे, और 38 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट का मिला, वो सारा उसको दे दिया। उसके बाद उन्होंने 5 लाख का सरकारी फंड से अपनी पेंशन पर लोन ले लिया, 10,000 महीने उसकी किस्त जारी है, अभी भी मतलब 3 साल बाकी है किस्त जाने को।
और बाद उसकी सेवा पुस्तिका जो होती है, मतलब पति के जाने के बाद जो जॉब, पैसा या पेंशन पत्नी को मिलनी होती है, उसकी जगह उस बहू का नाम है। और एक फूटी कौड़ी उनके खाते में नहीं डाली गई है। 2-2 लाख जो बेटू के नाम डाली गई थी, बाद में उनको पता चला कि उन्होंने बीच में ही वो एफडी तोड़ाकर वो पैसा भी निकाल लिया था। साथ में स्टाफ के 3 लोगों से 20-20 हज़ार रुपये उनने गूगल पे के थ्रू कर्ज लिया था। और कर्ज भी इस तरीके से कि जैसी उनकी डेथ हुई वो तीनों लोग आए, उन्होंने कहा भाई आपके हस्बैंड ने हमसे पैसा लिया। जब उन्होंने देखा, उनके होश खाप्ता हो गए कि ये आदमी तो हमें पूरी तरीके से डुबो कर चला गया। तब जाके इंक्वायरी शुरू हुई, बैंक में गए तो बैंक वालों ने बोला हम इस खाते को बंद नहीं कर सकते। उनके हस्बैंड का जब तक वो खाता बंद नहीं होता, उनका अपना खाता नहीं खुलता, तब तक उनको पेंशन भी नहीं मिल सकती। लेकिन जब उन्होंने वहाँ आगे इंक्वायरी ली तो पता चला उनके सेविका पुस्तिका में तो पत्नी का नाम ही नहीं है, उनकी जो बहू है उसका नाम है। और जो अकाउंट में 20-20 हज़ार तीनों से कर्ज लिए गए वो उनके बहू के बेटे का नाम है। और जो 5 लाख का लोन लिया गया उनकी बहू को ही वो पैसे दे दिए गए। 38 लाख रुपए जो रिटायरमेंट का उनके पास है वो पूरी तरीके से नील। और उनकी 45 से 50 हज़ार रुपये शायद पेंशन, मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, जो मैं अपनी उससे आइडिया लगा रही हूँ। 45 से 50 हज़ार उनको पेंशन मिलती थी, उसमें उनको केवल खाने पीने, बिजली पानी का बिल के लिए पैसा लिख कर दिया जाता था और उस घर में वो रहती थी। और इत्तेफाक से उनका ये कहना था कि एक हमारे स्टाफ के बड़े अच्छे कर्मचारी थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड को कहा कि भाई रिटायरमेंट ले लिया तो आप मकान ले लो। उस बंदे ने ज़िंदगी में एक 7.5 लाख का मकान लेकर उस महिला को दिया जहां अपने 2 बेटों के साथ वो रहती है। उनका कहना था मैं अपने उस स्टाफ के उन अधिकारी को थैंकफुल हूँ जिन्होंने 7.5 लाख का मकान लेने के लिए उनको ज़बरदस्ती दिलवाया, वरना आज हम रोड पर आ जाते। मतलब एक पत्नी इतने सालों से एक बंदे के साथ रह रही, उनके 2 बच्चे बड़े हो चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, और उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आज उस महिला के पास 1 रुपया नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी दरोगा जैसे एक पोस्ट में रह रहे पति की पत्नी है। तो सोचिए कितनी विडंबना है, कितनी दुखद और दुख भरी कहानी है। मेरे हस्बैंड ने भी 2 साल पहले बीआरएस लिया, मेरे इसीलिए उन्होंने मुझसे बात करी कि क्या क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं। मैंने सोचा कि इनको कुछ बताऊं, लेकिन उनकी कहानी सुन के मैं खुद पागलों जैसी स्थिति में आ गई। मेरा दिमाग खुद घूम गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने पूछा बहन, जब रिटायरमेंट होता है तो अधिकारी अलग अलग तरीके से जांच बिठाते हैं, पत्नी के बिना रिटायरमेंट नहीं होता। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने 2022 लास्ट में रिटायरमेंट लिया था तो मुझे 3 बार स्टाफ ने बुलाया था, बड़े बड़े अधिकारियों ने अलग अलग तरीके से पूछताछ किया था कि आपके हस्बैंड आपकी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा है या ज़बरदस्ती लिवाया जा रहा है। तो मैंने उनसे वहाँ पे बात भी रखी थी, सर आप रिटायरमेंट लिवा रहे हो या इस तरीके से क्रिमिनल की तरफ पूछताछ करो। उनका नहीं मैडम, अब प्रोसेस चेंज हो गया, क्योंकि पहले इस तरीके के केस आते थे, पता चलता था पति ने रिटायरमेंट ले लिया, बाद में जो पत्नियाँ हैं वो धक्के खा रही इधर उधर पेंशन के लिए, और पति के उसमें पता चल रहा दूसरी महिला ने शादी कर ली, वहाँ पे दूसरी महिला पेंशन के लिए आ रही है। और एक केस और हुआ जिसमें 2 महिलाएं एक साथ दावा करने पहुँच गई और उसकी सेवा पुस्तिका में नाम तीसरी महिला का। तो इस तरीके के जो केस आ रहे हैं, उसके बाद कानून में इसमें ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बदलाव कर दिया कि अब जो रिटायरमेंट लिए जाएंगे उसमें पूरी फैमिली की काउंसलिंग होगी, एक एक से पूछताछ होगी, बच्चों से पूछताछ होगी, पत्नी से पूछताछ होगी, पूरे सबूत और कागज होंगे, तब जाके व्यक्ति रिटायरमेंट ले सकता है। जब मैंने उनको ये बात बताई, आपका इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी रिटायरमेंट लिया तो मुझे 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, मेरे बच्चों को बुलाया गया, और हर तरीके से हर एंगल से अलग अलग विभाग में मुझसे पूछताछ की गई। तो आपका ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने 2018 में रिटायरमेंट लिया था, उस समय ऐसा प्रोसेस नहीं था। जब इस तरीके के केस बढ़ने लगे उसके बाद विभाग ने ये सख्त निर्देश दे दिए कि बिना परिवार की परमिशन के कोई भी इस तरीके से रिटायरमेंट नहीं ले सकता। अब जो भी सरकारी कर्मचारी आप लोग हो, कान खोल के सुन लो। खैर अब तो ये हिदायत देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विभाग ही इतना सख्त हो चुका है कि अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी पत्नियों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है। और ये हक भी है पत्नी का। भाई एक औरत अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपकी दुनिया में आती है, आपके घर गृहस्थी बसाती है, आपके बच्चे पैदा करती है एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए। जब उस महिला को तब पता चलता है उसका सब कुछ लुट चुका है, जब वो सुहाग ही दुनिया से चला जाता है, तो सोचिए क्या उस पर बीतती होगी,
क्या उसको तकलीफ महसूस होती होगी, ये एक महिला होने के नाते ये चीज़ मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे केस मेरे पास बहुत आए, बहुत देखे हमने, और बहुत उसके बुरे परिणाम भी देखे। तो ये एक मतलब आप सबको जागने की ज़रूरत है। आपका पति आपकी ड्यूटी पीरियड में किसके संपर्क में, किससे बात करता है, कहाँ कहाँ उसका रिलेशन है, और वो पैसे का कहाँ कहाँ दुरुपयोग कर रहा है, ये जानना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि आप अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो। अगर आप इसमें सचेत नहीं रहते हो तो इस तरीके के रिजल्ट आपको भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मियों को ऐसा हुआ है कि वो अपनी पत्नी को शादी करके तो रखे हैं, लेकिन साथ में दूसरी महिला को भी रखे पड़े हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए विभाग ने इसमें बदलाव किया, जो बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी भी था। तो उन बहन की स्टोरी सुन के आज तो मेरा दिमाग चकरा गया। अब उनका कहना है कि बेटा प्राइवेट जॉब कर रहा है। देखिए, एक दरोगा जैसे पोस्ट से रिटायर आदमी, जिसके कितने लाखों पैसे आए होंगे, उसका बेटा मात्र 15,000 की नौकरी प्राइवेट जॉब कर रहा है। अपना घर चलाने के लिए छोटा भाई पढ़ता है, माँ सब कुछ खो चुकी है, बैंक में जाने के लिए भी तक उनके पास पैसे नहीं है, केवल एक घर है, एक विधवा औरत, 2 बच्चे। तो ऐसी स्थिति आज भुगतनी पड़ी। तो बच्चों का भी कहना है आपको उस पिता के लिए रोने की ज़रूरत नहीं। सोचिए कितना बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ा होगा उन बच्चों को। उन बहन का कहना था जिस दिन पिता की डेथ हुई थी वो बच्चे दहाड़े मार मार के रोए थे। उनको पता ही नहीं था कि अंदर से उनके पिताजी ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। वो पैसा किसी और को पहुँचा रहे थे। उनके साथ एक चीज़ अच्छी हुई, जो विभाग था वो उनके लिए थोड़ा दया आई उनको। जो अधिकारी थे, एक बड़े अच्छे अफसर सीओ साहब, वो उनके हस्बैंड को भी जानते थे, और वो बड़े शॉकिंग हुए कि भाई ये बंदा तो बड़ा अच्छा था, आखिर इतना बड़ा फ्रॉड इसने अपने ही बच्चों के साथ कैसा किया। उन्होंने आखिरकार उन बहन का साथ दिया। मैं बहन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से जुड़ी है। मैं नहीं चाहती किसी को वहाँ पे उनकी कहानी बिना उनके परमिशन के रखूँ। एक कहानी के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने उनको सपोर्ट करा। उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से आपका काम करवाता हूँ। उनकी फ़ाइल तैयार करी, पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर ये पेंशन सेंशन नहीं होती है किसी भी कारण से, तो वो महिला जो आज भी अपने पति के साथ रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है, और अपनी ही जेठानी का पूरा घर बर्बाद कर चुकी है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी भी की जाएगी। अगर वो पहले लीगल एक्शन ले लेते हैं तो फिर इस बेस पर उनका मामला ठंडा पड़ जाएगा। वो जो पेंशन उनको मिलनी है वो भी अटक जाएगी, इसलिए वो अभी लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती हैं। और मैं भी उनको यही राय दूंगी कि अभी आपको शांत रहना है। अगर आपका काम नहीं होता फिर हर तरीके से उसको नचाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और हम एक महिला हैं, फील्ड वर्कर, सोशल वर्कर से भी पहले एक औरत है। हम नहीं चाहते किसी औरत को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया जाए। ऐसे लोगों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। तो इस कहानी से जितनी भी मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन हैं, वो भी होश में रहें कि अगर आप गलत करते हैं तो परमात्मा आपके साथ कितना गलत कर सकता है। सबसे पहले आपका परिवार है, बच्चे हैं, तब आपकी आगे की जिम्मेदारी है। किसी पराई औरत के लिए आप अपने घर में आग बिल्कुल भी न लगाएं। अपने बच्चों को समझ दें, अपने बच्चों को इतना प्यार दें कि आपके जाने के बाद भी आपकी कमियों को महसूस करें, ना कि वो आपके जाने के बाद आपसे बेपनाह नफरत करें। बहुत दुख हुआ इस कहानी को सुन के, लेकिन क्या करें, ये पीड़ा है दिल में, इसको किससे कहें। वो बहन ने जो मुझे कहानी बताई, आज मैं पूरा दिन मतलब अफसोस कर रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, आप मेरी ऑडियंस हो, आपको हर चीज़ से वाकिफ़ कराना मेरा अधिकार बनता है। तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज को जागृत करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।